फिलीपींस में भूकंप के जबरदस्त झटके। 7.8 तीव्रता के भूकंप से दहला फिलीपींस। जनरल सेंटोस इलाके में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला है। भूकंप से कई रिहायशी इमारतें धराशायी हो गई। तो 7.8 की तीव्रता का भूकंप। जनरल सेंटोस एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद। इस भूकंप के बाद कई उड़ानें बंद। और अब ये तस्वीरें देखिए, भूकंप का असर, कई इमारतें धराशायी हो गई। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए अपनी जान बचाने के लिए और कई रिहायशी इमारतें धराशायी हो गई। ये जनरल सेंटोस एयरपोर्ट के पास का इलाका बताया जा रहा है। कई उड़ानें भी बंद की गई हैं भूकंप के बाद। और 7.8 तीव्रता बताई जा रही है, यानी कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और उसका असर कि कई रिहायशी इमारत धराशायी हो गए। और भूकंप से 5 लोगों की मौत की भी खबर है। राहत और बचाव कार्य तेज किया गया है। लोगों से घरों में ना जाने की अपील की जा रही है। भूकंप के बाद जनरल सेंटोस में भगदड़ जैसे हालात बन गए। चीख पुकार मच गए। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। खुले मैदान में रहने की अपील की गई है। घरों में ना जाने की अपील की गई है। राहत बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। कई रिहायशी इमारतें धराशायी हो गई और भूकंप से 5 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। तो भूकंप के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। फिलीपींस और इंडोनेशिया में सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलीपींस के पलाऊ दबाव में उठ रही हैं लहरें। समंदर में उठ रही हैं 1.5 से 3 फीट ऊंची लहरें। तो फिलीपींस और इंडोनेशिया में सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर लहरें उठ रही हैं। समंदर किनारों से लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया है। 1.5 से 3 फीट तक ऊंची लहरें इस वक्त उठती नजर आ रही हैं। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। फिलीपींस में भूकंप के जबरदस्त झटके। 7.8 तीव्रता के भूकंप से दहला फिलीपींस। जनरल सेंटोस इलाके में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला है। भूकंप से कई रिहायशी इमारतें धराशायी हो गई। तो 7.8 की तीव्रता का भूकंप। जनरल सेंटोस एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद। इस भूकंप के बाद कई उड़ानें बंद। और अब ये तस्वीरें देखिए, भूकंप का असर, कई इमारतें धराशायी हो गई। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए अपनी जान बचाने के लिए और कई रिहायशी इमारतें धराशायी हो गई। ये जनरल सेंटोस एयरपोर्ट के पास का इलाका बताया जा रहा है। कई उड़ानें भी बंद की गई हैं भूकंप के बाद। और 7.8 तीव्रता बताई जा रही है, यानी कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और उसका असर कि कई रिहायशी इमारत धराशायी हो गई। और भूकंप से 5 लोगों की मौत की भी खबर है। राहत और बचाव कार्य तेज किया गया है। लोगों से घरों में ना जाने की अपील की जा रही है। भूकंप के बाद जनरल सेंटोस में भगदड़ जैसे हालात बन गए। चीख पुकार मच गए। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। खुले मैदान में रहने की अपील की गई है। घरों में ना जाने की अपील की गई है। राहत बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। कई रिहायशी इमारतें धराशायी हो गई और भूकंप से 5 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। तो भूकंप के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। फिलीपींस और इंडोनेशिया में सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलीपींस के पलाऊ दबाव में उठ रही हैं लहरें। समंदर में उठ रही हैं 1.5 से 3 फीट ऊंची लहरें। तो फिलीपींस और इंडोनेशिया में सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर लहरें उठ रही हैं। समंदर किनारों से लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया है। 1.5 से 3 फीट तक ऊंची लहरें इस वक्त उठती नजर आ रही हैं।
इजराइल ने किया है मिसाइल इंटरसेप्ट। जो जानकारी सामने आ रही है, सैन्य ठिकानों को टारगेट करके यह हमला किया गया था, जिसे इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया। आईडीएफ ने मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया, यह जानकारी सामने आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि इस मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, ईरानी मिसाइल, और यह मिसाइल दागी गई थी सैन्य ठिकानों को टारगेट करके, जिसे हवा में ही मार गिराने का दावा आईडीएफ ने किया है। इजराइल पर बड़े हमले का अलर्ट, ईरान फिर कर सकता है हमला। इजराइल का एयर डिफेंस एक्टिव है, अलर्ट भी जारी किया गया है। इजराइल पर बड़े हमले का अलर्ट है, ईरान फिर हमले कर सकता है और इसी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट है। ना सिर्फ इजराइल में, ना सिर्फ ईरान में, बल्कि हमलों को देखते हुए कई देशों ने भी अलर्ट जारी किया है। और सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस पर हमला हुआ है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 2 धमाके सुने गए। थोड़ी देर पहले जारी हुआ हमले का अलर्ट। तो एक बार फिर से अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। और यह बताया जा रहा है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 2 धमाके सुने गए हैं। सऊदी अरब में है यह अमेरिकी बेस, अमेरिकी एयरबेस, जिसको टारगेट किया गया है, यह दावा सामने आ रहा है। और सऊदी के अल खर्ज इलाके में हमले का अलर्ट, ईरान से हमले का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा गया है। सऊदी के अल खर्ज इलाके में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। और ईरान के हमलों के बीच हाई अलर्ट पर अमेरिका, हालात से निपटने के लिए तैयार अमेरिकी सेना। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की तैयारी। तो हालात से निपटने के लिए अमेरिकी सैनिक तैयार। ईरान के हमलों के बीच हवाई अलर्ट पर है अमेरिका और इसके लिए अमेरिकी सेना की तैनाती। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की जबरदस्त तैनाती शुरू हो गई है। ईरानी हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। हमलों के बाद इराक ने एयर स्पेस बंद किया है। हमलों को देखते हुए ही एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। कई देशों ने अपने एयर स्पेस बंद किए हैं और हमलों को देखते हुए इराक ने भी एयर स्पेस बंद किया है। और यमन ने भी इजराइल पर हमला किया है। आईडीएफ का दावा, यमन से दागी गई मिसाइल डिफेंस फोर्स ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। बंसल सर, वो शेर है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। जितना पीस के लिए प्रयास किया ट्रंप ने, जितनी झाड़ लगाई नेतन्याहू को, जितने बड़े बड़े बातें की गई, जितनी बार ये बैठकों में शामिल होने की कोशिश की या बैठे भी, उतनी ही युद्ध की चिंगारी भड़कती गई। अभी हाल फिलहाल में ये बात कही जा रही थी कि बहुत जल्दी सब ठीक होने वाला है, और आज स्थिति ये है कि एक बार फिर से जंग की चिंगारी भड़क गई है। ये तो होना ही था, आप भी मानते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये होना ही था। जब तक बेसिक प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाती और ईरान अपनी जो है न्यूक्लियर जिद से नहीं हटता, तब तक ये चलता ही रहेगा। बड़ी बात तो ये है कि लेबनान में जो है, लेबनान के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद हिजबुल्लाह को बोला है कि आप जो अपने हथियार डाल दीजिए और जो वहाँ की सेना वो लड़ेगी। लेकिन उसके बाद भी जो इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह के अटैक होते रहे और ईरान ने भी उनको नहीं रोका। अब इजराइल के पास कोई चारा ही नहीं था। जब इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया ईरान ने, तो काउंटर अटैक होगा ही। अब ये बात देखने वाली है। हालांकि इजराइल छोटा सा कंट्री है, काफ़ी वेव है बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो जा रही हैं उनके पास में, ईरान उनके ऊपर में ईरान की तरफ से। लेकिन जो डैमेज किया है वो काउंटर अटैक में, जो इसका रिटेलिएशन किया है इजराइल ने भी भयंकर किया है। 4 सिटीज़ में किया है, तबरीज़ है, इस्फान है और जो ईरान और कराज। तो इसमें काफ़ी उनके बेस को निशाना बनाया है। जबकि ईरान की जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर लिया जाता है ज़्यादातर, और कुछ जो है वो सिविलियन ठिकानों पर पड़ती हैं। तो ये लगता है एक तरह से अच्छा भी है। अच्छा इसलिए भी है, देखा जाए कि हालांकि अमेरिका ने ऊपर से कहा है कि आप मत करिए, अंदर से अमेरिका भी सोच रहा होगा कि अटैक जो है डैमेज इजराइल ही करता रहे और ईरान को कोई बहाना ना मिले जो एयर बेस हैं। उसके बाद भी सऊदी अरेबिया में जो अमेरिकन एयर बेस है उसके ऊपर अटैक कर दिया ईरान ने,
और हालांकि ईरान का कोई लॉजिक नहीं है। जब ईरान के ऊपर में अमेरिका ने अटैक नहीं किया तो ईरान को किसी भी जगह पे अमेरिकन बेसिस पर अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन ईरान का लॉजिक ना होने की वजह से वो कहीं भी कुछ भी कर देता है। उधर से हुती ने भी कर दिया है यमन की तरफ से। एक बात और सोचने की समझने की ये है कि जब लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला है वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और इजराइल उसके ऊपर बराबर अटैक करता रहता है, तो ऐसी प्रॉक्सी का ईरान को फ़ायदा ही क्या हुआ है। अल्टीमेटली जो प्रॉक्सी तैयार की हुई है ईरान को, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमला किया गया है और इस हमले से वो कोई हिजबुल्ला को बचा नहीं रहा, अपने आप को भी उसके ऊपर भी अटैक हुआ और हिजबुल्ला के ऊपर और अटैक होगा। क्योंकि अभी जो है ईरान को कभी भी उन्होंने अपनी जो प्रॉक्सी हैं उनको कोई एयर डिफेंस या डिफेंस के जो एयर डिफेंस नहीं दिया, चाहे आप हुती को ले लीजिए, हिजबुल्ला को ले लीजिए या हमस को ले लीजिए। हमस के ने अटैक किया तो 76,000 के करीब वहाँ पे सारे जो लोग मारे गए हैं गाजा के अंदर में। ये सब कुछ कारण उसी का है कि जो नीति IRGC की है और उन्होंने जो 3 ये हिजबुल्ला, हुती, हमस और बहुत सारे ऑक्टोपस के आर्म्स हैं उनसे जो हमले कराते रहते हैं, ये पूरे अफरा तफरी का यही एक कारण है। जब तक अगर ईरान को डायरेक्ट अटैक करना तो अपने प्रॉक्सी क्यों पाले हुए हैं? अब भी तो इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना पड़ रहा है, तो इससे जो उन्होंने हिजबुल्ला को, हुती को, हमस, तो वो तो कुछ कर ही नहीं पाते। उनके जो अटैक को खास बिल्कुल सर, लेकिन क्या ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है? क्या उकसाया जा रहा था इस वजह से यह हमला हुआ है, या ईरान की तरफ से डायरेक्ट हमला इसलिए कर दिया गया क्योंकि ईरान चाहता ही है कि युद्ध हो? कई सवाल हैं। ईरान पर इजराइल के जवाबी हमले भी शुरू हो गए हैं क्योंकि पश्चिम और सेंट्रल ईरान में इजरायली अटैक, ईरान के 4 शहरों पर इजराइल ने हमले किए हैं। तेहरान, इस्फहान में इजराइल मिसाइल बरसी है, तो करज और तबरीज पर भी इजरायली अटैक की खबर। और ईरान के इस्फहान पर इजराइल का हमला, जी हां, एयर स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार यहां देखने को मिला। इस्फहान में ईरान का परमाणु केंद्र है जहां पर यह हमला किया गया है। इस्फहान में लगातार कई धमाके हुए हैं। 3 धमाकों से दहला है इस्फहान। इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है, तो इस्फहान में भी कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। ये तस्वीरें देखिए, धुएं का गुब्बारा आसमान में छाता दिख रहा है। करज, तबरीज पर भी अटैक की खबरें सामने आई हैं। 3 धमाके यहां पर हुए हैं। इस्फहान की तस्वीरें। इधर इराक में भी धमाकों की आवाज सुनी गई। इराक के कई प्रांतों में कई धमाके हुए हैं। इराक में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है, यानी कि एक तरीके से इराक पर भी हमले हुए हैं, ये आशंका जताई जा रही है। कई प्रांतों में एक के बाद एक ये धमाके सुने गए। पश्चिम एशिया का नया संग्राम, ईरान का वॉर, इजरायली पलटवार। वार किए जा रहे हैं, ईरान का वार भी देखने को मिला, तो इजरायली पलटवार भी सामने आ गया। अब एक एक कर समझते हैं अब तक क्या हुआ है। 10 मिसाइलों से हमला ईरान की तरफ से किया गया। इजराइल का भी पलटवार, इजरायली एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक देखने को मिली। अभी आपको तस्वीर इससे जुड़ी दिखा रहे थे। इसके अलावा उत्तरी इजराइल पर भी अटैक हुआ है। तेहरान, इस्फहान में अटैक किए गए हैं। तो ईरान ने उत्तरी इजराइल पर अटैक किया, दूसरी ओर इजराइल ने पलटवार किया। हमलों के बाद सायरन बजे हैं। करज, तबरीज में भी हमले हुए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अटैक किए हैं। इजरायली एयर डिफेंस सक्रिय किया गया है, एक्टिव है इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के वार के बाद। तो इस्फहान में ईरानी परमाणु केंद्र पर इजराइल ने अटैक किया है। अब ये वार पलटवार की आपको स्थिति बता रहे हैं। फिलहाल वहां पर क्या सिचुएशन है, प्रोफेसर भारत बरई सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। बरई सर, अब यहां पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ ईरान का कहना था कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो फिर हमारी तरफ से सीजफायर टूट जाएगा, वैसा देखने को भी मिला है। इजराइल कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन बार बार ये दावे किए गए हैं कि लेबनान में भी हमले हुए हैं, इस वजह से ये अटैक किया गया है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखो, ये ईरान का लेबनान से क्या लेना देना है एक्सेप्ट कि हिजबुल्लाह टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए। आप देखें तो लेबनान एक स्वतंत्र देश है, उसमें कभी 30% क्रिश्चियन है, 30% सुन्नी मुस्लिम है और 30% शिया मुस्लिम है जो हिजबुल्लाह है। तो लेबनान में ये हिजबुल्लाह ईरान से पैसे आते हैं, उनको शस्त्र आते हैं, सपोर्ट आता है।
जो सरकार है लेबनान की, उसके प्रमुख जोसेफ आउन और उसके प्रधानमंत्री है नवाज सलाम, वो काफ़ी बार बोलते हैं कि हिजबुल्लाह तुम आप निशस्त्र हो जाओ, लेबनान की आर्मी को आपको शस्त्र दे दो और इजराइल से लड़ाई बंद करो। जून 2025 से युद्ध विराम था। 2 मार्च को किसने युद्ध विराम का उल्लंघन किया? हिजबुल्लाह ने। उन्होंने इजराइल पर मिसाइल फेंकना शुरू कर दिया। अब 2-3 दिन पहले गुरुवार को वॉशिंगटन में इजरायली गवर्नमेंट और लेबनान की गवर्नमेंट, उन्होंने अनाउंस किया सीज फायर। सीज फायर में शर्त क्या थी? हिजबुल्लाह अपने शस्त्र लेबनान की आर्मी को दे दे और इजराइल पर हमला बंद कर दे। जी। तो किसने बोला कि हम ये सीज फायर से पालन नहीं करेंगे? हिजबुल्लाह ने बोला कि हमको सीज फायर नहीं करना है। तो ईरान कैसे बात करता है कि हाँ सीज फायर होना चाहिए? सीज फायर थोड़ा वन वे हो सकता है कि हिजबुल्लाह को लाइसेंस मिले कि जो रॉकेट डालना है इजराइल के नागरिकों पर और डालते रहे, बमबारी करे, ड्रोन करे और इजराइल उसके सामने कुछ न करे। तो इजराइल हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देना चाहता है, क्योंकि इजराइल के उत्तर प्रदेश में, उत्तर विभाग में ये हिजबुल्लाह लेबनान में बैठे बैठे रॉकेट डालते हैं, ड्रोन डालते हैं, तो उसको तो ख़त्म इजराइल करेगा। अब सीज फायर होने वाला था, इजरायली गवर्नमेंट और लेबनान गवर्नमेंट एग्री हुई, तो क्यों हिजबुल्लाह नहीं? यानी आप कह रहे हैं कि इस बार जो टेंशन स्पार्क हुई है वो स्पार्क दरअसल हिजबुल्लाह ही है और उसकी वजह से स्थितियां और खराब हुई हैं कि इजराइल ने अपफ्रंट होकर एक तरीके से राउंड 2 की शुरुआत कर दी है। मनीष, राउंड 2 की शुरुआत हो गई है, ये क्या आप कह सकते हैं? और यही वो टाइमिंग थी या फिर ये थोड़ा आगे पीछे हो गया? यानी कि पब्लिकली यही खबर थी कि ट्रंप जो है नेतन्याहू को लताड़ लगाते रहे कि तुम्हारी वजह से ये स्थिति हुई है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी लग रही है कि ट्रंप की या तो वो सुन नहीं रहे हैं या पीछे से ट्रंप उनको कुछ और कह रहे हैं, दुनिया को कुछ और दिखा रहे हैं। देखिए, ट्रंप क्या कह रहे हैं, नेतन्याहू क्या करेंगे, ये तो दुनिया के सामने आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ईरान क्या कर रहा है। ईरान को जब भी मौका मिल रहा है, चूंकि उसके पास मिसाइल है, तो वो कभी मिडिल ईस्ट के देशों पर फायर कर दे रहा, कभी लेबनान के नाम पर उसने इजराइल पर फायर कर दिया। आप सोचिए कि अगर अमेरिका और ईरान दोनों हॉर्मुज स्ट्रीट पे अपने अपने वॉरशिप या फिर IRGC के मिलिट्री बोट्स के साथ तैनात हैं, आपस में उनके बीच में झगड़ा होता है, तो ईरान ने पहले क्या किया? उसने कतर पर हमले कर दिए, बहरीन पर हमले कर दिए, क्या कहकर कि अमेरिका के बेस वहां पर हैं। उसके बाद अब क्या हुआ? लेबनान के नाम पर उसने इजराइल पर अटैक कर दिया। मान लीजिए कि इजराइल ने आज इसका जवाब नहीं दिया होता, तो क्या होता? कल के दिन में हॉर्मुज स्ट्रीट में अगर अमेरिका और ईरान के बीच छोटी मोटी भी झड़प होती, तो वो कहता कि चूंकि इजराइल अमेरिका का दोस्त है, इसलिए अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए हम इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप के मना करने के बावजूद यह फैसला लिया कि इजराइल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के खातिर इस हमले का जवाब देगा, और देर रात में जो ईरान की तरफ से मिसाइल हमले किए गए। दूसरी बात, ईरान ने 20 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल मारे थे। अब आप सोचिए, अगर इजराइल में एयर डिफेंस नहीं होता तो कितनी भारी तबाही मचती। अब जो तीसरी बात है, प्रोफेसर भारत भाई बिल्कुल सही कह रहे थे, इजराइल का झगड़ा लेबनान से नहीं है, इजराइल का झगड़ा हिजबुल्लाह से है, उस संगठन से जिसको ईरान ने पाला पोसा, जो ईरान की मदद के नाम पर लगातार नॉर्थ इजराइल पर हमले जारी रखे हुए हैं। तो वैसी स्थिति में यह कहना कि इस जंग का कारण सिर्फ और सिर्फ इजराइल है, यह सही नहीं होगा, बल्कि यह भी देखना होगा कि ईरान के मुंह में खून लग गया है। उसे दिख गया है कि वो मिसाइल के दम पर पूरे मिडिल ईस्ट को एक तरह से बंधक बनाकर रख सकता है, और वही वो कर रहा है। और कम से कम इजराइल की नजर में यही सब कुछ दिख रहा है, इसलिए इजराइल ने अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई की। और फिर आप हिजबुल्लाह छोड़िए, हूती की तरफ से यमन से मिसाइल अभी दागे गए। क्यों दागे गए? और अगर यमन से मिसाइल दागे जाएंगे, लेबनान से मिसाइल दागे जाएंगे, ईरान से मिसाइल दागे जाएंगे, तो इजराइल जवाबी कार्रवाई तो करेगा। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की और अब IRGC की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। तो राउंड 2 इसी तरह से आज आप कह सकते हैं ऑफिशियली शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, और एक एक कर उनकी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, और इसका देश पर भी असर हो रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों पर असर हो रहा है। ट्रंप की अपील का पेंटागन पर असर नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद भी पेंटागन ने इजरायल डिफेंस फोर्स की मदद की है। पेंटागन की मदद से IDF ने हमला किया है, ये जानकारी मिल रही है। पेंटागन ने ईरानी ठिकानों को
की जानकारी दी थी। ईरानी ठिकानों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। पेंटागन की मदद से आईडीएफ का 15 ठिकानों पर हमला। तो आईडीएफ का 15 साइट्स पर अटैक प्लान, मध्य और पश्चिमी ईरान पर आईडीएफ का हमला, और आईडीएफ ने ईरानी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। कहां कहां हमले किए गए ये भी देख लीजिए। एयरपोर्ट, मिसाइल साइट, ड्रोन बेस, कमांड सेंटर, इन सबको निशाना बनाया गया और मकसद ईरान का अटैक सिस्टम तोड़ना रहा है। वहीं अमेरिका की भूमिका क्या रही है ये भी जान लेते हैं। यूएस ने इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया है, मिसाइल ड्रोन ट्रैकिंग सपोर्ट दिया गया है। अमेरिका पर्दे के पीछे से एक्टिव है, ये जानकारी लगातार मिल रही है। तिवारी सर, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो लगातार यही कहा जा रहा था इजराइल से कि अभी इंतजार करने की जरूरत है, अभी अटैक ना किया जाए तो बेहतर होगा। हालांकि इजराइल के अधूरे लक्ष्य हैं, इजराइल ने हमला किया, जिस तरीके से इजराइल हमेशा से बयान भी दे रहा है। और अब जो जानकारी मिल रही है वो चौंकाने वाली है कि पेंटागन की तरफ से मदद की गई आईडीएफ की ठिकानों की लोकेशंस बताई गई। प्रगति, देखिए, ये वॉर अमेरिका का कभी था ही नहीं, ये इजराइल का ही वॉर था। इजराइल डायस्पोरा अमेरिका में इतना स्ट्रांग है, इनकी आर्म्स लॉबी में इतना स्ट्रांग है कि जो भी चाहता है अमेरिका का डिसीजन वो इजराइल के हित में ही लेना पड़ता है। अभी देखिए, ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि ट्रंप को भी बाईपास करके पेंटागन ने इजराइल की हेल्प करके इंटेलिजेंस इनपुट दिया है। सी विदाउट इंटेलिजेंस इनपुट, विदाउट मिसाइल गाइडेंस, ये सब टारगेट रीच करना आसान नहीं है। पहले भी स्टारलिंक क्या करता था, लेकिन ये ज़्यादा दे रहा था, अभी विदाउट पॉसिबल नहीं है। भले ही ट्रंप चाहते हैं कि वॉर रुक जाए। और सर, ये कितना पॉसिबल है कि ट्रंप को बाईपास करके ये सब किया जाए? देखिए, ये सब एजेंसीज अलग है, ट्रंप से परमिशन लेना अत्यंत आवश्यकता नहीं है। इनके तो थिएटर कमांड्स हैं, आर्मी की, मतलब यूएस का जो है ना, डिफरेंट प्रकोप है, डिफरेंट थिएटर कमांड्स है, वहाँ कंट्रोल करते हैं। और बाईपास कैसे करना, इंटेलिजेंस क्या करना, ये तो भाई अंदरूनी उनका इंटरनल मामला है, लेकिन ये पॉसिबल है, तभी ये हो रहा है। आप भी कवर कर रहे हो। अभी देखिए इजराइल का, देखिए ये वॉर, हम कह रहे थे कि इजराइल ईरान को खून लग गया है, लेकिन इजराइल का भी देखिए, जब से सीज फायर हुआ है, इजराइल ने कभी भी वॉर नहीं रोका, बल्कि छिटपुट जहाँ भी हिजबुल्लाह के बारे में मैसेज मिलता था वहाँ ऑफकोर्स स्ट्राइक करता था। पहले इजराइल ने कहा कि लितानी लीबर तक, जिसकी डेप्थ अबाउट 30 किलोमीटर है, वहाँ तक हम बेस बनाएंगे। अब वो आगे कब्जा बढ़ते गए तो लितानी के नॉर्थ में भी जाने लगे। तो हिजबुल्लाह जो सदर्न लेबनान में जो लोग हैं, सदर्न लेबनान में वो शिया मुल्क के लोग हैं, शिया मुस्लिम है। हिजबुल्लाह बना उसी की, उनकी सेफ गार्ड के लिए बनाता है। हिजबुल्लाह कोई बाहर से नहीं आया था, ईरान ने सपोर्ट किया था शिया मुस्लिम को बताने के लिए। और लेकिन ये जो अभी जो है 28 तारीख के बाद आपने देखा था कि हिजबुल्लाह ने ईरान के खिलाफ, ईरान के पक्ष में आकर अटैक किया था, हुती ने किया था। अभी समय ये आ गया है कि हिजबुल्लाह परेशान हो रहा था, हिजबुल्लाह को तंग करके इवन बैरूत तक जहाँ मौका मिल रहा है इजराइल पहुँच रहा है। तो ईरान के मुँह में भी खून लगा हुआ है, ईरान अभी उसके पक्ष में आया हुआ है, इवन हुती भी पक्ष में आया हुआ। तो ये जैसे मनीष बता रहे थे 2.0 तो शुरू हो चुका है। लेकिन दूसरी बात कहना चाहूँगा कि 1.0 में इजराइल का एक भी एयरबेस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, जिसकी बदौलत उनका एक एयरक्राफ्ट नुकसान नहीं हुआ था, जबकि अमेरिका के टोटल बड़ी 50 एयरक्राफ्ट चले गए थे। अभी इस बार देखिए, इनके अगर इंटेलिजेंस इनपुट अगर इनके इफेक्टिव होता है तो हो सकता है कि इजराइल के ये इनपुट चाइना से भी और रशिया से भी इजराइल को ईरान को मिलेंगे। अभी तो इंपैक्ट असेसमेंट होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि एक दूसरे पर हमले ये बढ़ने वाले हैं। और देखिए, ईरान का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला हुआ, ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने अटैक किया है। ये खबर, रात भर बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान के हमले होते रहे। हाइफा, तिबरियास में ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। और ईरान ने हाइफा पर बड़ा हमला किया है। आसमान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल दिखी हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। ईरान ने हाइफा पर बड़ा हमला किया है। आसमान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल देखी गई हैं। वह इराक के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइलें, ईरानी मिसाइल इजराइल की ओर जाती दिखी। इजराइल के हाइफा में ईरानी हमले जारी। अटैक के बीच हाइफा में सायरन बजे हैं। पूरा हाइफा एयर रेड सायरन से अलर्ट जारी है। पूरे हाइफा में एयर रेड सायरन बज रहे हैं। This just hit the first part. Wow. और इजराइल के तिब्रियास में ईरान का अटैक, वीडियो में दिखी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें।
इजराइल के तिब्रियास में ये हमला किया गया है। ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें नजर आई। इजराइल के एयरबेस पर ईरान का हमला। रमत डेविड एयरबेस पर मिसाइल से अटैक किया गया है। हाइफा के नजदीक मौजूद है रमत डेविस बेस, इस पर भी हमले की खबर सामने आ रही है। तो इजराइल का रमत डेविस बेस प्रमुख एयरबेस है। लेबनान, सीरिया और उत्तरी मोर्चे के लिए प्रमुख हवाई अड्डा भी है। और इजराइल पर ईरानी हमले की टाइमलाइन। रात 10 बजे की बात करें, ईरान का इजराइल पर अटैक होता है और पहला हमला होता है। 3 से 4 बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर दागी गई। 3 से 4 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के ऊपर फायर की गई और पूरे उत्तरी इजराइल में सायरन बज उठे इस हमले के बाद। अब बात रात 11:30 बजे की करते हैं। एक साथ 4 मिसाइल से अटैक किया गया। 4 मिसाइल अटैक की खबर। सैन्य ठिकानों को टारगेट कर हमले किए गए। रात 1 बजे एयरबेस सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया गया। रात 2:14 पर आईडीएफ के सैन्य अफसरों की बैठक, ईरान पर पलटवार की रणनीति बनाई गई। और उसके बाद क्या हुआ ये हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने ये स्थिति है। तो ये एक तरीके से राउंड 2 की शुरुआत हो चुकी है। दोनों तरफ से लगातार हमले किए गए हैं और अभी तनाव अपने चरम की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। हमले के बाद ईरान का बड़ा बयान आया है। बेरूत पर इजरायली हमले बंद हो, ये ईरान ने कहा है। लेबनान पर फास्फोरस बम से हमले, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। आज रात इजरायल को हमलों का करारा जवाब दिया। ईरान के हमले को लेकर इजरायल डिफेंस फोर्स अलर्ट पर है। खतरे को देखते हुए डिफेंस सिस्टम एक्टिव। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है, सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा गया है। सायरन बज रहे हैं, अलर्ट जारी किया गया है और खतरे को देखते हुए डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है। सुरक्षित जगह पर जाने की बात कही गई है। जयपुर में बुलडोजर एक्शन शुरू। सड़क सीमा में आने वाले धार्मिक स्थलों पर एक्शन। जयपुर में 2 दर्जन बुलडोजर से गिराए जा रहे अवैध निर्माण। इलाके में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। मालवीय नगर स्थित नंदपुरी अंडरपास के पास जेडीए की कार्रवाई। जयपुर में 22 जून तक धारा 163 लागू। और बुलडोजर एक्शन शुरू होने से पहले जयपुर के मालवीय नगर इलाके से देखिए संवाददाता ध्वज आर्य की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। बड़ी कार्रवाई की तैयारी राजधानी जयपुर के मालवीय नगर इलाके में हो रही है। जेडीए के द्वारा ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये जो बुलडोजर हैं ये पूरी तरीके से तैयार है। आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बुलडोजर। पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ तैनात है और ये जाब्ता इसलिए तैनात है क्योंकि 5 धार्मिक स्थल हैं, उन्हें भी तोड़ा जाएगा। 134 जो निर्माण है वो पहले तोड़ दिए गए थे, लेकिन पुलिस का भारी जाब्ता आप देखिए यहाँ किस तरीके से जो पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। रात भर से यहाँ पर इंटरनेट जो है पूरी तरीके से काटा गया है, लेकिन एहतियात की दृष्टि देखिए आप ये देखिए आप कैमरे लगा रखे हैं, बॉडी कैम लगा रखे हैं। अधिकारी यहाँ पर जो है पूरी तरीके से तैनात है और ये बैरिकेडिंग है, यहाँ से आगे किसी को जो है जाने नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए आप किस तरीके की कार्रवाई है। यहाँ की तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप, ये देखिए तस्वीरें ऊपर से दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और ये जो एक कार्रवाई है अपने आप में बड़ी मानी जा रही है। जो है देर रात को यहाँ पर 12 बजे से इंटरनेट काटा गया था। अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानकारी। जेडीए की कार्रवाई है जिसमें हम सहयोग के लिए यहाँ उपस्थित हैं। ये कार्रवाई कितने बजे होगी और कितने धार्मिक स्थल है मैम? ये कार्रवाई अभी शुरू होने वाली है और कितने धार्मिक स्थल हैं वो जेडीए के अधिकारी आपको डिटेल में दे पाएंगे। बिल्कुल, आप देखिए ये बुलडोजर एक्शन जो है यहाँ कुछ ही देर के अंदर शुरू होने वाला है। और ये देखिए बुलडोजर यहाँ से रवाना हो चुके हैं, बैरिकेडिंग हटा दी गई है। यहाँ से तमाम जो बुलडोजर हैं ये एंटर कर रहे हैं। नंदपुरी का इलाका है और आप देखिए एक बुलडोजर अंदर जा रहा है, ये देखिए दूसरा बुलडोजर अंदर जा रहा है। देखिए तस्वीरें आप, ये देखिए ये तीसरा बुलडोजर अंदर जा रहा है। देखिए आप, ये चौथा बुलडोजर एंटर कर गया है। यानी कि ये कार्रवाई अपने आप में बहुत बड़ी मानी जा रही है क्योंकि 5 धार्मिक स्थल हैं यहाँ पर जो है तोड़े जाएंगे। और ये देखिए आप, एक ट्रैक्टर आ रहा है, पीछे बुलडोजर है, अंदर भी 2-3 बुलडोजर हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। और पूरी तरीके से कार्रवाई अपने आप में इसलिए बड़ी मानी जा रही है कि 5 धार्मिक स्थल है उनको तोड़ने के साथ साथ में यहाँ पर जो है पूरी तरीके से एहतियात बरती जा रही है। पुलिस का जो है भारी जाब्ता, यहाँ देखिए महिला पुलिस जवान है, एसटीएफ की जो टीमें हैं और दंगा नियंत्रण वाहन के साथ में यहाँ आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर
जो है ये जो कार्रवाई है कुछ ही देर के बाद शुरू होगी और कम से कम 134 के आसपास जो अतिक्रमण है, यानी कि जो ये जो अतिक्रमण है सड़क सीमा पर आ रहे हैं, उन्हें हटाने की पूरी तैयारी की जा रही है।